रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो माई सेल्फ कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, वन सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ये जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अभी जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने क्या मीनिंग देखा था कि निजवाचक सर्वनाम। क्या देखा था हमने, निजवाचक, यानी कि ये स्वयं के बारे में बताते हैं, खुद के बारे में बताते हैं। ये जो सर्वनाम होते हैं ये खुद के बारे में बताते हैं ये। तो दिस इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट एंड यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी कि इनका यूज ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है और सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है और इनको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। कि जो एक्शन यानी कि जो कार्य, एक्शन मतलब जो कार्य सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा किया गया है, जो कार्य कर्ता के द्वारा किया गया है उसका जो टर्न बैक होगा यानी कि जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो कर्ता के ऊपर भी पड़ेगा। उसका जो प्रभाव पड़ेगा, टर्न बैक जो वापस उसका असर पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, आई कैन, आई मतलब मैं कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ खुद, माई सेल्फ यानी स्वयं। तो जो माई सेल्फ वर्ड है इसका जो प्रभाव है किसके ऊपर पड़ रहा है, सीधा टर्न बैक होके कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है कि मैं इसको खुद कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हमने कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, माई सेल्फ का। तो पहले देख लेते हैं कि किसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो आई के साथ होगा माई सेल्फ। तो माई सेल्फ आई के साथ यूज होता है, खुद के लिए, स्वयं के लिए। आवर सेल्व्स वी के साथ यूज होता है, आवर सेल्व्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्व्स लिखा है, आवर सेल्व्स। तो आवर सेल्व्स जो है ये प्लूरल है और वी भी क्या है, प्लूरल है। तो ये आवर सेल्फ वी के साथ यूज होता है। अब योर सेल्फ यूज होता है यू के साथ, बट ये सिंगुलर में, योर सेल्फ होता है सिंगुलर में, ये सिंगुलर है। और जो योर सेल्फ्स है ये है प्लूरल और ये भी यू के साथ यूज होता है। तो ये तो एक वचन के लिए होता है जब हम एक सिर्फ तुम्हारी यानी कि एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, और जब हम बहुत सारे यानी कि बहुत सारे आप लोग यानी कि कई लोग खड़े हैं, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम योर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देम सेल्व्स दे के लिए, दे के साथ यूज होता है, ये भी प्लूरल है। और वन सेल्फ वन के साथ होता है, एंड हिम सेल्फ ही के साथ, और हर सेल्फ होता है शी के साथ, और इट सेल्फ होता है इट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किसके साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्वयं, खुद, अपने आप, यानी कि जब कोई काम कोई भी पर्सन अपने आप कर रहा हो तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, जैसे ही हर्ट्स, वह खुद को चोट पहुंचाता है। तो ही के साथ हमने किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। तो हमने अभी ऊपर देखा ही के साथ हिमसेल्फ का, तो ही हर्ट्स हिमसेल्फ। ठीक है, अब वह अपनी हेल्प खुद करता है। जैसे यहाँ हम इसको एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम अपनी हेल्प खुद करते हैं तो कर सकते हैं, तो वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, कि हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अपने के लिए ही के साथ हमने हिमसेल्फ का यूज किया और वी के साथ हमने आवरसेल्व्स का यूज किया। या फिर हम एक और देख लेते हैं, जैसे शी ruined herself, तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जो रुइन वर्ड आया है, रुइन मतलब होता है बर्बाद करना, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो देखो शी के साथ हमने किसका यूज किया, हर सेल्फ का। तो ऐसे ही हमने क्या देखा, यू के साथ योर सेल्फ, और यू के साथ योर सेल्फ्स भी अगर प्लूरल है, और दे के साथ देम सेल्फ्स का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संकेतवाचक,
क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। कि किसी की तरफ अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी को इशारा करके हम संबोधित कर रहे हैं, तो वो होते हैं संकेतवाचक, सर्वनाम। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। तो वर्ड्स वे शब्द यूज्ड फॉर नाउन, जिनको नाउन के लिए यूज किया जाता है टू पॉइंट एंड समथिंग, यानी कि किसी को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज को यानी किसी वस्तु को जब हम पॉइंट करते हैं, यानी किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं या किसी चीज की तरफ यानी किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, तो जिन वर्डों का हम यूज करते हैं, जिन शब्दों का हम इशारा करने के लिए यूज करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। ठीक है, जैसे कि अब ये 4 होते हैं, सिर्फ ये 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का मतलब क्या है, यह है, और दैट का मतलब है वह है, दीज माने होता है ये, और दोज माने होता है वे। अभी देखो दिस, दैट, यह है और वह है, क्या है ये दिस मतलब हम कोई पास में रखी चीज हो हमारे, यानी कि जो चीज हमारे नियर है, पास में है, उसके लिए तो हम दिस का यूज करेंगे, और जो चीज हमसे फार है, दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा दिस इज अ कार, कि यह एक कार है, तो जो कार है दिस किसके लिए आया, इस कार के लिए, कि यह एक कार है। तो जो ये कार है ये हमारे पास में है। अगर हम बोले दैट इज ए कार, कि वह एक कार है, तो यानी कि कार थोड़ी दूर है, दूर खड़ी है कार, फार है हमारे से, तो हम दैट का यूज करेंगे। कि वह एक कार है, तो हम करेंगे वह एक कार है। दिस और जो दैट होते हैं ये तो होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन है, और जो हमारे दीज और दोज होते हैं, दीज और दोज, ये हमारे हैं प्लूरल प्रोनाउन। ये दोनों हैं हमारे प्लूरल। जब एक से ज्यादा चीजें हों, तो जैसे हमने लिख दिया दीज आर बुक्स, कि ये किताबें हैं, तो जब हमारे पास में रखी है बहुत सारी किताबें, कई सारी किताबें रखी है, एक से ज्यादा हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज मतलब ये, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, कई सारी बुक्स हैं, तो ये किताबें हैं जब पास में हो। अगर दूर रखी हैं किताबें, तो दोज आर बुक्स, यानी कि किताबें कितनी है, प्लूरल हैं, ज्यादा हैं, तो हमने दोज का यूज किया है दूर रखी चीजों के लिए, और पास रखी चीजों के लिए हमने दिस का यूज किया है। तो ये हमारे होते हैं संकेत, यानी कि हम संकेत कर रहे हैं दिस और दैट करके, ठीक है, दीज या दोज करके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें क्या होता है, एक और देख लेते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एक तो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने बात की, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हमने ये देखे, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यह जो वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये है प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये बुक के लिए यूज हुआ है, ये नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं, दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है, तो देखो अब इसके साथ क्या आ गया, नाउन आ गया। इस वाले दिस के साथ जो आया है वो नाउन आया है, ये नाउन के लिए यूज नहीं हुआ, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये नाउन के साथ आया है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है और एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसका क्या मतलब होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे वर्ड्स, यानी कि वो शब्द जो यूज किए जाते हैं नाउन के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि जिन प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, जिन प्रोनाउंस का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, वेयर, हाउ एक्सेट्रा।
तो ये हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इनका यूज़ क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोट लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोट लगा के। तो वोट हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। या हमने पूछा हु आर यू, कि आप कौन हो, तो हु हमारा क्या हो गया, हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये देखो क्यों कैसे प्रोनाउन हो गया, क्योंकि व्हाट इज़ योर नेम जब हमने पूछा तो व्हाट की जगह हम क्या लगाएंगे, किसी व्यक्ति का नाम लगाएंगे। तो किसी व्यक्ति का नाम लगाएंगे, इसीलिए ये अब हमने क्या कहा था कि जो शब्द नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति का नाम हमारा नाउन होगा और नाउन की जगह हमने वोट का यूज़ किया है। हु आर यू, आप कौन हो, तो वो बताएगा अपना नाम यहाँ पे कि मैं ये हूँ, तो वो एक नाउन का यूज़ करेगा और उस नाउन की जगह पर हमने हु का यूज़ किया है, तो हु हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। या फिर हम बोले हुज बुक इज दिस, कि यह बुक किसकी है, तो यहाँ पे हुज लगा के हमें किसी व्यक्ति का नाम मिलेगा, यानी कि नाउन मिलेगा, और नाउन की जगह पर हमने क्या यूज़ किया है, हुज का यूज़ किया है, तो हुज हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो अभी हमें पता चल गया होगा, अभी हमें पता चल गया है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि अब जैसे हु है, हु हमारा किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए। हु का यूज़ करते हैं हम पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन का नाम के लिए। हुम भी हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और हुज भी हम पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, विच हम करते हैं किसी भी चीज़ को हमें चॉइस करनी हो, यानी कि सिलेक्शन करना हो, इसको हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। एंड वॉट जो होता है हमारा किसी वस्तु के लिए होता है, ये हमारा किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है और हमारा किसी थिंग के लिए भी हो सकता है ये वॉट का यूज़। एंड वेयर हम करते हैं प्लेस के लिए यूज़। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस किस के लिए यूज़ करते हैं। हु का यूज़ हम पर्सन के लिए, कि किसी पर्सन का नाम पूछ रहे हैं या किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। होम का यूज़ भी हम पर्सन के लिए करते हैं, हु और हुज का यूज़ भी हम पर्सन के लिए करते हैं। और वॉट का यूज़ भी हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं, क्योंकि जो वॉट है वो मोस्टली चीज़ों के लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम एक इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं वॉट का। जैसे वॉट इज दिस, अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कि वो पूछ रहा है कि यह क्या है, तो यह क्या है, यह कोई थिंग ही होगी, कोई चीज़ का नाम ही होगा। किसी भी थिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि यह क्या है, तो वॉट हमारा थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही वेयर का यूज़ हमारा प्लेस के लिए, कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ हम चलते हैं, जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव, जैसे कि नाम से ही रिलेट हमें नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक, किसी से रिलेशन रखना यानी संबंध रखना। तो हम इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिलेटिंग होते हैं, यानी कि किसी से संबंध रखते हैं। ठीक है, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू शो रिलेशन, यानी कि जो हमें रिलेशन रखने के लिए, यानी कि रिलेशन शो करने के लिए जिन नाउन का हम यूज़ करते हैं, उनकी जगह पर जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु हो गया आपका, हु, हुम, हुज, विच, दैट एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अभी आप बोलोगे कि ये वाले प्रोनाउन तो अभी हमने इंटेरोगेटिव में पढ़े हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सेम एक जैसे से ही होते हैं, बट जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट रिलेटिव प्रोनाउन में हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ये एक कंजक्शन की तरह वर्क करते हैं। इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, जैसे दिस इज आ बॉय, कि यह एक लड़का है, ही हेल्प्स मी इन स्टडी, कि वह मेरी स्टडी में हेल्प करता है। दिस इज अ बॉय, ही हेल्प्स मी इन स्टडी, कि यह एक लड़का है, वह मेरी हेल्प करता है स्टडी में। तो ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि दो सेंटेंस हो गए यहाँ पे, हमारे दो सिंपल सेंटेंस हो गए। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ही हेल्प्स मी इन स्टडी, वह मेरी स्टडी में हेल्प करता है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, आपस में मिलाना है दोनों सेंटेंस को। तो हम एक इनमें से जो ऊपर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं वहाँ से एक प्रोनाउन को उठाएंगे और इस सेंटेंस को हम कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखते हैं कैसे। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, हु
हु हेल्प्स मी इन स्टडी। तो आपने क्या देखा कि हमने इन दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बना दिया कि यह एक लड़का है जो कि हेल्प करता है मेरी स्टडी में। तो हमने किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है? हु का यूज किया है। हमने यहाँ पे हु का यूज किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन की तरह काम करता है दो सेंटेंस को जोड़ने में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट की विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, हु जो कि, हु मतलब यहाँ पे आया है जो कि, हु वॉज सिटिंग देयर, जो कि वहां बैठा हुआ है, एक विद्यार्थी जो वहां बैठा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ये आपको देख लिया होगा कि हमने यहाँ पे हु का यूज किया है सेंटेंस को जोड़ने के लिए कि स्टूडेंट हु वॉज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे, द बुक, यहाँ पे देखो एक किताब, विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पे देखो हमने विच से जोड़ा है सेंटेंस को, हमने किसका यूज किया? रिलेटिव प्रोनाउन का, विच का। तो वो किताब जो टेबल पर है, इज माइन, वो मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हम जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है हम उनको कंजक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहला एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि इन प्रोनाउन से पहले तो एक नाउन का यूज हुआ है। देखो यहाँ पे बुक का यूज हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का यूज हुआ है, यहाँ पे बॉय का यूज हुआ है। इन प्रोनाउन से पहले नाउन का यूज हुआ है। तो ये नाउन जो होते हैं ये होते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इन नाउन को? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट वर्ड क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आया हुआ। इसका मतलब होता है पहले आया हुआ। ठीक है, पहले आया हुआ, यानी कि जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए हैं तो उनसे इनकी रिलेशन होती है। ठीक है, किससे रिलेशन होती है? जैसे विच किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। हु किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए आया है। यहाँ पे हु किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। तो ये तीनों, यहाँ पे जो बॉय है, स्टूडेंट है, बुक है, ये क्या है? एंटीसीडेंट है। तो ये एंटीसीडेंट यानी कि पहले आए हुए नाउन के लिए इन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ। अब यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अभी जैसे पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? अधिकार, पोजेशन। तो जो प्रोनाउन होते हैं, ये जो सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, शो करते हैं क्या? पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार दिखाते हैं, ये अपना हक दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं, पोजेशन शो करते हैं। जैसे कि हमने देखा माइन मतलब मेरी, अर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर्स मतलब उसका, देयर्स मतलब उनका। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं ये हमें अधिकार दिखा रहे हैं, हक दिखा रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर। जैसे हमने देखा दिस कार इज माइन, यह बुक, यह कार मेरी है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। ठीक है, या फिर दैट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है। या फिर लिखेंगे दीज आर आर्स, कि ये हमारे है, एंड दोज आर हिज, और वह उसका है। दीज आर आर्स, ये हमारी है, एंड दोज आर हिज, वे उसकी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हक दिखा रहे हैं, एक अधिकार दिखा रहे हैं। अब इसमें देखो एक ये जो हिज है, सिर्फ एक हिज ही ऐसा पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। अब यहाँ पे जो हिज है वो प्रोनाउन की तरह भी वर्क करता है और ये एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। सिर्फ एक हिज ही है यहाँ पे, हिज ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि प्रोनाउन की तरह भी वर्क करता है और एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। और सारे यहाँ पे जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये सब प्रोनाउन ही है। ठीक है, इनमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। अब देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे इसको। दिस
इज हिज कार, यह कार उसकी है। दिस इज हिज कार, तो यहाँ पे ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि नाउन से पहले हिज का यूज हुआ है। हिज नाउन के लिए नहीं आया, नाउन से पहले हिज का यूज हुआ है। अगर ये ऐसे होता कि दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज, ये कार उसकी है, तो यहाँ पे ये हिज जो है ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। अब एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, जोर देना। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्फेटिक मतलब जोर देना, या फिर इसको बोलते हैं दृढ़ता, दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो सच प्रोनाउंस, ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं ले स्ट्रेस, यानी कि दबाव डालना, स्ट्रेस डालना, जोर डालना, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। ये प्रोनाउन क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं, यानी कि उसके ऊपर दबाव डाल के बात करते हैं। और मोस्टली एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब ये देखो, जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं एम्फेटिक, और ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इसलिए इनको एम्फेटिक कहते हैं, क्योंकि ये क्या डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे इसको, वी आवरसेल्व्स कैन डू इट, कैन डू इट, कि हम खुद इसको कर सकते हैं, हम खुद इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो इस सब्जेक्ट के बाद आया है आवरसेल्व्स, दूसरा जो इसका जो प्रेशर है पूरा वो वी के ऊपर पड़ा हुआ है कि हम खुद इसको कर सकते हैं। या फिर हम देखें, शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल। यहाँ पे देखो, शी मतलब उसने खुद हल निकाल लिया। तो देखो इसने क्या किया, इस जो हर सेल्फ है इसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है, शी के ऊपर पड़ रहा है, कि उसने खुद हल निकाल लिया, खुद सोल्व कर ली प्रॉब्लम। इसकी एक पहचान क्या है कि एक तो ये जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आता है, दूसरा इसका एम्फेटिक जो प्रोनाउन है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अभी हमने क्या देखे थे, ऐसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देखे थे, बट वो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं, वो जाते थे वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, और जो ये एम्फेटिक होता है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है अनिश्चित, क्या पता चल रहा है, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स, वे शब्द जो यूज किए जाते हैं फॉर नाउन्स, उन नाउन्स के लिए, इन वैग, वैग मतलब होता है अस्पष्ट, वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जो स्पष्ट नहीं होते, जिनको हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितने हैं, या फिर जनरल मीनिंग में इनका यूज होता है। तो जैसे देख लेते हैं, एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, इसकी संख्या निश्चित नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। समबडी कुछ, नोबडी यानी कोई नहीं, एनीबडी यानी कि कोई, एवरीबडी यानी हर एक, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग। यहाँ पे क्या है, संख्या स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है वो अस्पष्ट है। ठीक है, तो इसलिए इनको अनिश्चित वाचक कहते हैं। इनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि हम कितने पर्सन के बारे में, कितनी थिंग्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता। जैसे नो वन हो गया कि कोई भी नहीं, तो कुछ भी हो सकते हैं। वो यहाँ पे अस्पष्ट होता है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाता हम कितने लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इनको जो है हम किसके अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे इनको हम। तो देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एनीबडी कैन डू इट, कि कोई भी इसको कर सकता है। एनीबडी का मतलब होता है कोई, एनीबडी का मतलब होता है कोई, तो कोई भी कर सकता है। तो हमें कोई स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों की बात हो रही है,
कोई भी इस काम को कर सकता है। या फिर देखें एवरीबडी, एवरीबडी मतलब होता है हर कोई। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, कि हर एक को पिज़्ज़ा खाना पसंद है। तो कितने भी लोग हो सकते हैं, हर एक में कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एवरीबडी का मतलब होता है हर एक। तो यहाँ पे कितने भी पर्सन आ सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, आज स्पष्ट है। तो नोबडी, एक और देख लेते हैं हम। नोबडी, नोबडी मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी कैन डू दिस, कि कोई भी इसको नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू दिस। या फिर लिखिए नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर। नथिंग मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। या फिर लिखें सम आर फुलिश, सम आर फुलिश, यानी कि कुछ लोग कुछ बेवकूफ़ हैं। सम यहाँ पे कुछ है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। सम आर फुलिश। या फिर लिखिए ऑल, ऑल में सभी आ गए। ऑल आर गुड, कि सारे अच्छे हैं। ऑल आर गुड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिसमें जितने भी पर्सन के बारे हमें, या जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ बात की है, उसमें कुछ भी हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम कितनी चीज़ों के बारे में, कितने पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो एक होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव कौन से होते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव वे होते हैं जिनके बाद में नाउन लगता है। क्या लगता है? नाउन लगता है। इनमें से कोई भी वर्ड जिनके बाद में नाउन लग गया तो वो क्या बन जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे सम बॉयज आर गुड, कि कुछ लड़के अच्छे हैं। सम बॉयज आर गुड। अब देखो सम के साथ क्या लग गया? बॉयज लग गया, तो ये हमारा सम जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अभी एक और देख ले, जैसे ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यू, की सारी चीज़ों की अपनी खुद की वैल्यू है, वैल्यूज। तो देखो ऑल के साथ क्या लग गया? थिंग्स का यूज हो गया, तो ऑल हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव वो मतलब इंडेफिनिट जो वर्ड है, प्रोनाउन है, अगर उनके बाद हम नाउन लगा दें तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो आई थिंक आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। क्या होता है इसका मतलब? पारस्परिक। तो लिख लेते हैं पहले, पारस्परिक। तो पारस्परिक सर्वनाम क्या होता है भैया? पारस्परिक सर्वनाम क्या होते हैं? तो देख लेते हैं। सच प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो यूज किए जाते हैं बाय कंबाइनिंग टू प्रोनाउन, यानी कि जिनको दो प्रोनाउन का यूज करके, कंबाइन करके, दो प्रोनाउन को कंबाइन करके जिनका यूज किया जाए, उनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल। जैसे ईच एक हो गया और अदर दूसरा, तो ईच अदर दोनों को मिला के हमने कंबाइन किया और ईच अदर बना दिया। ऐसे वन और अनादर, वन और अनादर को, यानी दो प्रोनाउन है, एक हमारा वन है, एक अनादर है, दोनों को हमने कंबाइन किया और वन अनादर एक प्रोनाउन बना दिया। और अब ये दो ही होते हैं, ये जो होते हैं दो ही टाइप के होते हैं, सिर्फ दो ही प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, एक तो ईच अदर और एक वन अनादर। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, इसके अलावा तीसरा नहीं है। तो अब जो ईच अदर है और वन अनदर है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग होता है सेम, यानी कि एक दूसरे से। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से। अब जो ईच अदर है वो दो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, टू पर्सन के लिए, यानी दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। और जो वन अनदर है वो मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, मोर देन टू, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम टू लोगों के लिए, यानी दो पर्सन के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे दो से ज्यादा के लिए। जैसे हम देख लेते हैं राम एंड श्याम। राम एंड श्याम लव्स विद ईच अदर, कि राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। राम एंड श्याम लव्स विद ईच अदर। तो यहाँ पे देखो ईच अदर यानी एक दूसरे से, हमने किसकी बात की है? दो पर्सन की बात की है, राम और श्याम की। या फिर हम लिखें दे
दे लव विद वन अनदर, कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे जो दे वर्ड आया है वो दो के लिए भी आ सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वन अनदर का, कि दे लव विद वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी अगर दो हैं तो दे लव, हम यहाँ पे दे के साथ ईच अदर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वे दे में हमारे दो पर्सन भी आ सकते हैं, दो को भी हम दे ही बोलेंगे। तो दे लव विद ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही माने जाएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द 5 बॉयज। अब देखो यहाँ पर 5 लड़कों की बात हो रही है, तो यानी 2 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। वर्किंग विद वन अनदर, कि 5 जो बॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 5 बॉयज वर वर्किंग विद ईच अदर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बात 2 से ज्यादा की हो रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है आज का। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि विस्मयवाचक। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विस्मय उत्पन्न हो रहा है, यानी कि आश्चर्य पैदा हो रहा है हमें किसी भी चीज को देखकर, या किसी भी थिंग को देखकर, किसी भी पर्सन को देखकर, या किसी भी सेंटेंस को पढ़कर जब हमारे मन में आश्चर्य पैदा हो तो हम उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सक्लेमेशन पैदा करते हैं, यानी कि आश्चर्य पैदा करते हैं। तो आ प्रोनाउन यूज्ड एन एक्सक्लेमेटरी, यानी कि एक प्रोनाउन जिसको एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय यानी आश्चर्य की तरह यूज किया जाता है, तो उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, वॉट यू डू नॉट नो, वॉट यू डोंट नो सोनिया गांधी। तो देखो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है कि क्या आप सोनिया गांधी को नहीं जानते। तो देखो एक तो यहाँ पे इसकी पहचान होती है कि इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन होता है, जो वॉट है उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन दिखाई दे, तो वहां पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे जो वर्ड है वो, जिस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आया है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो जैसे वॉट है, वॉट के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है, तो वॉट हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे हमें आश्चर्य हुआ कि क्या आप सोनिया गांधी को नहीं जानते। तो यहाँ पे हमें क्या पैदा हो रहा है, आश्चर्य पैदा हो रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वॉट यू लॉस्ट योर गोल्ड चेन। तो देखो यहाँ पे आश्चर्य पैदा हो रहा है कि क्या आपने अपनी गोल्ड चेन खो दी। तो यहाँ पे आश्चर्य यानी, और दूसरा एक तो आश्चर्य पैदा हो रहा है, दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वॉट के बाद क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो वॉट हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। तो आई थिंक आपको ये सारे प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। 10 के 10 जो हमने प्रोनाउन आज डेफिनेशन पढ़ी है, जो भी हम डेफिनेशन पढ़ी है हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।